नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 3 के अंतर्गत हम संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं और मैंने अपने पिछले वीडियो में इस परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उनकी विवेचना प्रारंभ की थी। आज के प्रेजेंटेशन में यही विवेचना जारी रहेगी। आज हम इसका द्वितीय भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कार्ल मार्क्स पर प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल का प्रभाव रहा और विशेष रूप से मार्क्स हीगेल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो डायलेक्टिकल मेथड है, उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इस मेथड को अपनाया, स्वीकार किया। तो आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत हम द लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स से करेंगे, अर्थात हम यह देखेंगे कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसके आधारभूत नियम क्या क्या हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, जो पहला नियम है वह कहलाता है द लॉ ऑफ कंटिन्यूअस मोशन ऑफ मैटर, अर्थात द्रव की निरंतर गतिशीलता का नियम। तो डायलेक्टिकल मेथड का जो ये पहला नियम है वह यह कहता है कि कोई भी पदार्थ या द्रव कभी भी स्थिर नहीं रहता है, उसके अंदर निरंतर गति होती रहती है, वह निरंतर गतिशील होता है और उसी गति के कारण द्रव के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो द्रव कभी भी स्थिर नहीं रहता बल्कि वह निरंतर गतिशील होता है। यह डायलेक्टिकल पद्धति का पहला नियम है। तो मैटर इज़ डायनेमिक, द्रव जो होता है वह गतिमान या गतिशील होता है। दूसरा, द लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ द ऑपोजिट्स, जो दूसरा नियम है वह कहता है विरोधी तत्वों की एकता का नियम। अब यह नियम क्या कहता है? यह नियम यह कहता है कि प्रकृति की कोई भी व्यवस्था हो उसमें परस्पर विरोधी तत्व सदैव एक साथ विद्यमान होते हैं। उदाहरण के लिए जीवन के साथ मृत्यु अवश्य विद्यमान होती है। आय के साथ व्यय निरंतर देखा जाता है। तो कोई भी जो व्यवस्था है प्रकृति की वह विरोधी तत्वों की एकता पर आधारित होती है। हमारे शरीर में कोशिकाएं बनती हैं और कोशिकाएं मृत होती हैं, समाप्त होती हैं। ये प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, तब हमारा जीवन बना रहता है। तो अगर इनमें से एक भी घटना न हो तो व्यवस्था का बना रहना कठिन है। उदाहरण के लिए अगर केवल जन्म ही जन्म हो, मृत्यु न हो, तो भी व्यवस्था का बना रहना कठिन है, और केवल मृत्यु ही मृत्यु हो और जन्म न हो तो भी व्यवस्था का बना रहना कठिन है। व्यवस्था तब बनी रह सकती है जब जन्म के साथ साथ मृत्यु भी साथ ही घटित हो। उसी तरह से अगर केवल आय होगी और उसका व्यय नहीं होगा तो व्यवस्था बनी नहीं रह सकती, और यदि केवल व्यय ही व्यय होगा और आय नहीं होगी तो भी व्यवस्था नहीं बनी रह सकती। ये दोनों प्रक्रियाएं जब एक साथ चलती हैं तो व्यवस्था बनी रहती है। तो इस प्रकार कोई भी व्यवस्था हो वह विरोधी तत्वों की एकता पर आधारित होती है। तीसरा जो नियम है वह कहता है द लॉ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटेटिव चेंज इनटू क्वालिटेटिव चेंज, अर्थात परिमाणात्मक परिवर्तन का गुणात्मक परिवर्तन में रूपांतरण का नियम। अब यह क्या कहता है? जैसा हमने पहले नियम में देखा कि परिवर्तन जो होता है वह अवश्यंभावी होता है और द्रव जो है वह निरंतर गतिशील है। यह जो तीसरा नियम है वह यह कह रहा है कि परिवर्तन तो होता है, लेकिन परिवर्तन पहले मात्रा में होता है, पहले परिमाण में होता है, क्वांटिटी में होता है, और धीरे धीरे जब यह क्वांटिटेटिव चेंज अपने चरम पर पहुंचता है, अपने उच्चतम सीमा तक पहुंचता है, तब जो द्रव है या सब्सटेंस है या पदार्थ है उसके
गुण में ही बदलाव आ जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, उसका रूपांतरण हो जाता है। इस बात को एक सामान्य से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी भगोने में पानी डालें और फिर उस पानी को गैस पर रखकर गर्म करना शुरू करें। तो प्रारंभ में पानी ठंडा होगा, जैसे जैसे उस पर आंच लगेगी वह धीरे धीरे गर्म होना शुरू होगा। तो पहले गर्मी की मात्रा बढ़ती है, वह ठंडे से थोड़ा गर्म, फिर और गर्म, फिर और गर्म। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उसी अनुपात में पानी गर्म से और गर्म होता चला जाता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब पानी उबलने लगता है, और उसके बाद भी अगर और उसे गर्म किया जाए तो एक स्थिति वह आती है जब पानी पानी नहीं रहता है, बल्कि उसका रूप बदल जाता है, वह वाटर वेपर में बदल जाता है, वह वाष्प में बदल जाता है। तो इस तरह से पहले जो चेंज हुआ, गर्मी धीरे धीरे मात्रा में बढ़ी, और जब यह मात्रा अपने चरम पर पहुंची तो पानी के गुण में ही बदलाव आ गया। अर्थात पानी द्रव्य से, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में परिवर्तित हो गया, रूपांतरित हो गया। पानी पानी नहीं रहा बल्कि वह भाप बन गया। तो यह जो नियम है वह यह कहता है कि कोई भी चेंज पहले मात्रा में होता है, और जब मात्रा अपने चरम पर पहुंचती है तो फिर द्रव्य पदार्थ के गुण में ही बदलाव आ जाता है, उसका स्वरूप ही बदल जाता है, उसके स्वरूप में का रूपांतरण हो जाता है। और अंतिम जो नियम है वह कहलाता है द लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन, अर्थात नकारात्मकता की नकारात्मकता का नियम। इस नियम के अनुसार वह कहते हैं जो कोई भी व्यवस्था, वह गतिशील तो है ही, वह परिवर्तित तो होती ही रहती है, लेकिन जब परिवर्तन के द्वारा वह एक से दूसरा रूप या एक से दूसरे स्तर तक पहुंचती है, तो परिवर्तन का जो बीज है वह अवस्था के भीतर ही विद्यमान होता है, और परिवर्तन का जो बीज है वह व्यवस्था के भीतर रहते हुए उस व्यवस्था को नकारता है और फिर एक नई व्यवस्था को जन्म देता है। वह व्यवस्था कुछ समय तक चलती है, लेकिन उसके परिवर्तन का बीज भी उसी व्यवस्था के भीतर होता है, जो उस नई व्यवस्था को भी नकारता है, और फिर व्यवस्था एक तीसरे स्तर पर पहुंचती है। तो इस तरह से नकारात्मकता की नकारात्मकता के कारण जो है पदार्थ का या व्यवस्था का विकास होता है। तो डेवलपमेंट इस नियम के अनुसार क्या है, नकारात्मकता की नकारात्मकता से विकास होता है, नेगेशन ऑफ नेगेशन की वजह से विकास होता है। इस बात को भी हम एक सामान्य से उदाहरण से देखें कि जैसे एक छोटा सा बीज होता है किसी भी पेड़ का, पौधे का, उसे हम खड्डा खोद कर ज़मीन में डालते हैं, उसे पानी देते हैं, तो उसी बीज के अंदर से अंकुर फूटता है। तो बीज के अंदर ही जो नई अवस्था है उसका बीज विद्यमान है, वह बीज अवस्था को नकारता है, उसको खारिज करता है, और फिर एक नई अवस्था को प्राप्त होता है जिसे हम अंकुर कहते हैं। फिर वह अंकुर जो है उसके अंदर ही बीज विद्यमान होता है अगली स्टेज का, जब वह एक पौधे का रूप धारण करता है। फिर हम देखते हैं कि पौधे से वह धीरे धीरे बढ़ते हुए पेड़ बनता है। पेड़ के अंदर फिर हम देखते हैं कि पहले फूल और फिर फल आते हैं, और फल जो होते हैं उनके अंदर फिर वही बीज होता है। तो उस बीज को, फल के बीज को यदि हम निकाल कर और फिर से ज़मीन में डालें तो फिर इस नेगेशन की प्रक्रिया से हमें फिर से एक दूसरा पेड़ मिल जाएगा। तो इस तरह से एक बीज से हम हज़ारों की संख्या में फल प्राप्त कर सकते हैं। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जब कोई भी व्यवस्था पहुंचती है तो परिवर्तन का जो बीज है वो पहली अवस्था के अंदर विद्यमान होता है, और वही उस अवस्था को निगेट करके, उसको नकार करके एक नई अवस्था को स्थापित करता है। उस नई अवस्था में भी परिवर्तन का बीज उसी के भीतर विद्यमान होता है, जो उस नई अवस्था को नेगेट करके, खारिज करके एक तीसरी अवस्था तक पहुंचता है, और इस तरह से नकारात्मकता की नकारात्मकता से व्यवस्था का विकास होता है।
तो ये 4 नियम हैं जो डायलेक्टिक्स के या द्वंद्वात्मक विधि के आधारभूत नियम हैं और जिनका प्रयोग करके मार्क्स ने समाज और सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परिवर्तन के अपने सिद्धांत विकसित किए। मार्क्स का जो सिद्धांत है उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका आर्थिक निर्धारणवाद भी है, तो हम उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। मार्क्स के जो भौतिकवादी विचार हैं उनका आधार है आर्थिक निर्धारणवाद। तो ये आर्थिक निर्धारणवाद या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म क्या है, अब हम देखेंगे। मार्क्स postulated that all human beings need food to survive। तो मनुष्य की जो मूलभूत ज़रूरत है मार्क्स के अनुसार वह क्या है, भोजन, और वह है ज़िंदा रहने की पहली आवश्यकता। तो यदि मनुष्य को सरवाइव करना है, उसे जीवित रहना है, ज़िंदा रहना है, तो ज़िंदा रहने के लिए उसे भोजन करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज बेसिक नीड ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस। तो मनुष्य ने अपनी इसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन शुरू किया, उत्पादन प्रारंभ किया। प्रोडक्शन वॉज द फर्स्ट हिस्टोरिकल एक्ट ऑफ द ह्यूमन्स। तो मार्क्स ये मानते हैं कि प्रोडक्शन, उत्पादन सबसे पहला ऐतिहासिक कार्य था। He therefore argues that economic structure is the basic structure of all societies। तो चूँकि यह हमारी आधारभूत आवश्यकता है प्रोडक्शन, उत्पादन, इसलिए किसी भी समाज में जो उत्पादन का जो व्यवस्था है, अर्थात जो आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वह किसी भी समाज की मूलभूत संरचना होती है। तो ये मार्क्स का जो हम कहते हैं, जो उनके सिद्धांत, जो भौतिकवादी सिद्धांत है उनका, उसकी आधारभूत मान्यता जो है वह यह है कि किसी भी समाज की जो आर्थिक संरचना होती है वह उस समाज की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर कहलाती है। द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज कंप्राइज्ड ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो आर्थिक संरचना होती है वह किससे बनती है, जो उत्पादन के साधन हैं उनसे बनती है। एंड द मोड ऑफ प्रोडक्शन हैज़ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। ये जो उत्पादन के साधन है इसमें 2 आवश्यक तत्व होते हैं। ये आवश्यक तत्व क्या है? द फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन की शक्तियाँ, जिन टूल्स के माध्यम से, जिन यंत्रों के माध्यम से, जिन मशीनों के माध्यम से, जिन भी तत्वों के माध्यम से उत्पादन होता है वे कहलाते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन की शक्तियाँ। जैसे अगर हम कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की बात करें तो भूमि जो है वह उत्पादन की शक्ति है। जो औजार काम में लिए जाते हैं, खुरपी, कुल्हाड़ी, ये सब उत्पादन की शक्तियाँ हैं। द रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन के साधन जो होते हैं उसका जो दूसरा तत्व है, एक तो है उत्पादन की शक्तियाँ और दूसरा है उत्पादन के संबंध। द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो पूरा उत्पादन का संगठन है उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं उन लोगों के पारस्परिक संबंध जो होते हैं वे कहलाते हैं रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के संबंध। जैसे अगर हम औद्योगिक अर्थव्यवस्था को देखें, औद्योगिक मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखें तो उसके अंदर पूंजीपति होते हैं, उसके अंदर श्रमिक होते हैं। तो पूंजीपतियों के आपस के संबंध, पूंजीपति और श्रमिक के बीच संबंध, श्रमिक और श्रमिक के बीच संबंध, तो ये जो आपस के संबंध होते हैं, जो रिलेशंस होते हैं उन लोगों के जो उत्पादन के संगठन में काम कर रहे होते हैं उनके बीच के संबंध को रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के संबंध कहा जाता है। These two elements constitute the mode of production which in turn constitute the economic structure of the society। तो ये जो 2 तत्व हैं, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्तियाँ, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संबंध, ये दोनों मिलकर किसी भी समाज के उत्पादन के साधन का निर्माण करते हैं
और ये उत्पादन का साधन ही किसी समाज की आर्थिक संरचना होती है। According to Marx, the economic structure is the basic structure of society. तो आर्थिक संरचना जो होती है वो किसी भी समाज की मूलभूत संरचना होती है। The basic structure not only limits but shapes the whole superstructure: political organization, law, religion, philosophy, art, literature and morality itself. तो मार्क्स ये कहते हैं कि किसी भी समाज की जो आर्थिक संरचना होती है वह उसकी आधारभूत संरचना होती है, उसकी मूल संरचना होती है, बेसिक स्ट्रक्चर होती है, और बाकी के सभी संरचनाएं, शेष सभी स्ट्रक्चर्स, चाहे वो राजनीतिक स्ट्रक्चर हो, चाहे वह सोशल स्ट्रक्चर हो, चाहे वह धार्मिक संरचना हो, चाहे वह कला हो, चाहे वह नैतिकताएं हो, ये सब इसी मूल स्ट्रक्चर, इसी बेसिक स्ट्रक्चर यानी आर्थिक संरचना पर निर्भर करती है। तो वे कार्ल मार्क्स जो है वह इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, आर्थिक संरचना को समाज की मौलिक संरचना कहते हैं, मूलभूत संरचना कहते हैं, और बाकी सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, विधिक और कला संबंधी, नीति संबंधी जितनी भी संरचनाएं हैं उन सबको वो सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, अधिसंरचना कहते हैं, जो कि इस मूल संरचना पर निर्भर करती है, उस पर आधारित होती है। अगर मूल संरचना में कोई बदलाव होता है तो शेष सभी संरचनाओं में बदलाव होता है। तो इस तरह से वो ये मानते हैं कि आर्थिक संरचना ही बाकी सभी जो संरचनाएं हैं उनको निर्धारित करती है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही अध्ययन करेंगे। इसी विवेचना को हम आने वाले वीडियोस में आगे जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।